यूपीएससी 2026 में प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले छात्र और वे सभी छात्र जो संपूर्ण भारत में कहीं न कहीं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन सभी को 25 वर्षीय अनुभवी मार्गदर्शक विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, जिस दिन से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वैसे मेधावी छात्र, वैसे परिश्रमी छात्र और वैसे गरीब पिता के छात्र जो अपना सब कुछ छोड़ करके यूपीएससी को ही सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, सोता है तो यूपीएससी के बारे में सोचता है, जागता है, खाना खाता है, चाय पीता है तो यूपीएससी के बारे में सोचता है, उन जुनूनी छात्रों को ये कोचिंग संस्थान वाले भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करके और उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, नहीं तो मैं कभी यूट्यूब पर आकर के ये सब नहीं करता था, लेकिन छात्रों की व्यथा को देखकर मैं आया हूं। अब ये जितने भी राजा बनाने वाले लोग थे, तजुर्बा देने वाले लोग थे या अंडर स्कोर लोग जो यूट्यूब पर आकर के शेरो शायरी बोल करके, शॉर्ट्स चला करके लड़कों को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करके उनका खून चूसते थे पैसे के रूप में, अब इस बार जब उनके पढ़ाए हुए में से प्रश्न नहीं लड़ा तो उन्होंने एक नया फंडा अपनाया। ये कोचिंग वाले अपनी नाकामयाबियों को यूपीएससी के माथे पर फोड़ दिया। अरे पेपर कहाँ से पूछा, पेपर कहाँ से आया। तो इसीलिए मैं केवल 3 प्रश्न आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब पर डाला था कि देखो पेपर ऑथेंटिक किताब से आया। अब कुछ लोग रिजल्ट के पहले ही बच्चों को डरा करके मेंस का अपना लाखों रुपए का कोर्स बेचना चाह रहे हैं, तो अब आपको डरा रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, मेरिट नीचे जाएगा, 75 नंबर वाला जो है तैयारी शुरू करो। इसीलिए आज मैं वैसे आसान प्रश्नों को काट करके आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं और मैं पढ़ूंगा उस प्रश्न को। अब आंसर बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, यूपीएससी आंसर दे चुका है, नहीं देता तो मैं बताता, लेकिन आप जानते हैं कि अब आंसर दे दिया। लेकिन आप देखिए कि वह क्वेश्चन आसान था कि नहीं। आसान का मतलब कि भारत के 10,000 वैसे छात्र जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, क्या इस प्रश्न को वो बना सकते हैं या नहीं, और उसके बाद तय करिएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। इसीलिए सबसे सटीक कट ऑफ आज मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। लो कट ऑफ बतलाकर ये मेंस बैच में नामांकन कराने वाले शिक्षक से बचिए। और यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन या सूचना तथ्यात्मक रूप से सही लगे तो विश्वास लर्निंग नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि तजुर्बा कराने वाले लोग, राजा बनाने वाले लोग शेरो शायरी बोल करके, शॉर्ट्स बना करके आपको बहुतों ने गुमराह किया है, तो अगर आपको लगे कि कोई कन्फ्यूजन है और मुझे तोमर सर से बात करना है तो 8401902595 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर फिर से बोल देता हूं। किसी भी प्रकार के प्रमाणिक पुस्तक पे चर्चा करना हो, और मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं
अपनी एक भी बुक आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि धंधा नहीं करना है, लड़के का कैरियर बनाना है। तो आपको प्रमाणिक पुस्तक ही बताया जाएगा, कैसे पढ़िए वो बताया जाएगा। तो आप एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 8401902595। अब आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं एक एक प्रश्न अभी अब आपके सामने लाता हूं, पढ़िए। आंसर का आप जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी आंसर दे चुका। लेकिन प्रश्न पढ़कर यह नहीं महसूस करिएगा कि मैं नहीं बना सकता, महसूस ये करिएगा कि क्या भारत में ऐसे 10,000 छात्र हैं कि नहीं कि जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। और मेरा दावा है कि उस 10,000 में 8,000 प्लस वैसे छात्र होंगे जो तजुर्बा वाले कोचिंग से नहीं पढ़े होंगे, राजा बनाने वाले से नहीं पढ़े होंगे, एगो जो लिखपिकिया पहलवान है पटना में उससे भी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जरा एक एक प्रश्न देखिए। अब ABCD से आसान क्या हो सकता है, आपको बहुतों ने डराया। आंसर मैं फिर कह रहा हूं कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि मैं ये मोबाइल छिपा लेता आपसे, और मैंने इस मोबाइल में यूपीएससी का ये जो A सीरीज है, वो A सीरीज का आंसर ये देखिए मैं ऐसे आपके सामने रख लेता। तो हमारे जैसे अनुभवी लोगों के लिए उसके बाद इस पर व्याख्या करने में कितना देर लगेगा। ये पहला का आंसर जो है A सीरीज में D दिया है, धीर शंकराभरणम इसका आंसर होगा। तो मैं छात्रों के साथ धोखा नहीं करूंगा। आपको मालूम है कि सॉल्यूशन आ गया है, सॉल्यूशन देख लीजिए। आप प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं और आप महसूस करिए कि भारत के 28 राज्यों में 10,000 छात्र, यानी एक राज्य में कितने 300 छात्र, 400 छात्र। जिन राज्यों से अधिक रिजल्ट आते हैं तो वहां पे 700-800 छात्र, 1,000 छात्र उन राज्यों से। क्या इस प्रश्न को नहीं बना सकता है? निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? नट भैरवी, कामवर्धिनी, हनुमतोड़ी, धीर शंकराभरणम। जो लोग आपको वो भारी भारी प्रश्न दिखा करके दिग्भ्रमित किए हैं, अभी देखिए कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसको कि 10,000 लोग कर सकता है। देखिए आप, मैं फिर आंसर देख के आपको बोल सकता हूं, लेकिन देखिए कि ये एकदम इजी है कि नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस कारण से अंगीकार किया गया था? भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। आंसर यही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप यूपीएससी में देख लीजिए। भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए, भारत से कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और स्वर्ण के सापेक्ष रुपये के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए। एक बार आंख बंद करिए और तजुर्बा वाला टीचर का चेहरा मत लाइए और सोचिए कि क्या एक राज्य से 800,000 बच्चे होंगे कि नहीं कि जो इसका जवाब दे सकते हैं। और आपने एक बार दिमाग में घुमा करके देखिए, लाल एंड लाल के किताब में जाके देखिए, आपको ये स्टर्लिंग विनिमय दर दिख जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक किताब पढ़िए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, यहां नंबर 4 है लेकिन मैं तीसरा। फिर देखिए जरा, निम्न में से किस मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? माले गिट्टी शिवालय बादामी, हुची मल्ली गुड़ी मंदिर ऐहोल, दशावतार मंदिर देवगढ़, विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, ऐसे दिया है। मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, एक एक मंदिर को कोई याद नहीं कर सकता है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि केसी श्रीवास्तव में जाइए, दक्षिण भारत के चैप्टर को पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ। और ये गुप्त काल में स्पेशल दशावतार मंदिर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है,
तो बादामी, ऐहोल और पट्टदकल में द्रविड़ शैली होगा, नागर नहीं होगा। लेकिन जब आप केसी श्रीवास्तव खोलिएगा और ऐहोल में जाइएगा तो वहां बताएगा कि इतने मंदिर द्रविड़ शैली में हैं और इतने मंदिर नागर शैली में है, वो मिक्स था। तो अब जरा देखिए, तो पट्टदकल और बादामी हो ही नहीं सकता है, 1 और 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब डी और ए नहीं होगा। कैसा फंसाया है खाली देख लीजिए कि ये जिसको केसी श्रीवास्तव पढ़ा हुआ होगा, जहां ये लिखा हुआ है कि ऐहोल में दोनों शैली के मंदिर पाए गए हैं, वही बी तक आ पाएगा। तो क्या 1000 विद्यार्थी नहीं है? अरे 2000 विद्यार्थी होगा, 2200 होगा, जो कुछ सी मारा होगा और कुछ बी मारा होगा। ए और बी तो ऐसे ही छांट दिया होगा, जो खाली इतना जानता होगा कि पट्टदकल दक्षिण भारत में बेसर शैली है। अगर जो नहीं जानता होगा तो 3 पे चला गया होगा। कौन भारी सवाल दिया है? अभी देखिए अगला। तो मैं तो हमेशा बच्चों को यही कहता हूं, 3 सवाल हो गया, अभी और आगे दिखाते हैं कि कितने आसान सवाल हैं। अब तब आप खुद मेरिट तय कर लीजिएगा, आपको किसी एक्सपर्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरिट कितना जाएगा। मैं अपने जीवन में बच्चों को केसी श्रीवास्तव, बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, लाल एंड लाल, बेयर एक्ट, इग्नू का पर्यावरण, एनसीईआरटी का साइंस, इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाता हूं। और मैं दूसरा कोई किताब हाथ में लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मानना है कि जब अपना परिचय, इसको पार्टी में नहीं लीजिएगा, नरेंद्र मोदी से हो या राहुल गांधी से हो या अरविंद केजरीवाल से हो, तो अपने वार्ड अध्यक्ष से दोस्ती करने क्या मतलब बनता है? तो जब हमारे पास ऑथेंटिक किताब सबका गुरु ही है जो हम पढ़ लें, तो हम उस तजुर्बा वाला का मटेरियल पढ़ के क्या करेंगे? तो अगर आप वैसे ऑथेंटिक किताब से पढ़ना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। वहां आपको आईएएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस रिकॉर्डेड बैच में जाइए, वहां कई कोर्स है, बाकी को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ये 7999 का कोर्स है। इसमें इग्नू मटेरियल को इसी बोर्ड पर ऐसे रख के लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है पर्यावरण, वैसे ही मैंने पढ़ाया है लाल एंड लाल, वैसे ही मैंने पढ़ाया है सविंदर सिंह। सारे जो ऑथेंटिक किताब है 1300-1400 घंटा आपको मिलेगा। खुल्लर भी पढ़ाया है वैसे। 7999 में आप इसको डाउनलोड करके इस कोर्स को एक बार परचेज करके पढ़िए। मैं पहले से कह रहा हूं कि 20-25 दिन आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तजुर्बा नहीं होगा, इसमें रिजल्ट होगा। आप 20 दिन बाद आपको दूसरा कोई किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा लूट अगर कहीं मचाया है कोई तो एनसीईआरटी के नाम पे। लेकिन मेरा एनसीईआरटी आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे आप खोलेंगे अगर इतिहास, तो पहले क्लास 6 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पूरा लाइन बाय लाइन, फिर 7, फिर वैसे ही चैप्टर वाइज कहाँ तक जाएगा? 12 तक, वर्ल्ड हिस्ट्री तक है उसमें। इसी तरह भूगोल, इसी तरह राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं 9 से शुरू होता है तो 9 to 12, साइंस हम 6 से 10 रखे हैं। इस तरीका से आपको ये कोर्स मिलेगा से 12, मात्र 3999 में 1200 घंटे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप कोर्स बेचने निकले हैं। अरे भाई, कोर्स बेचने का इच्छा होता तो मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, 2014 से ही कोर्स बेचना शुरू कर देता ऑनलाइन। मैं तो आना भी नहीं चाहता था। अगर ये पेपर इस तरह का नहीं होता तो मैं इस बार भी YouTube में नहीं आता। मुझे YouTube में मालूम है सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं होता है। किसका? लड़का और टीचर दोनों का।
अगर आप गंभीर विषय पढ़ाइए तो चूंकि सारे बच्चे उस स्तर का पढ़ के नहीं आए होते हैं, तो वो जो है उटपटांग उसमें कमेंट करेंगे, टीचर का बेइज्जती। अगर आप हाथ पीछे करके ऐसे घूम घूम करके झूठे 6 घंटा बौद्ध धर्म पढ़ाइए, अरे केसी श्रीवास्तव बोला बौद्ध धर्म काफी है, प्रश्न उतने में से आता है, फालतू में जो है ऐसे करके पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो उसमें लड़के का बेइज्जती है कि आप उसको झूठे बैठा करके और मूर्ख समझ रहे हैं। उस बच्चे को ये नहीं मालूम है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो इररिलेवेंट है। बुद्ध चरित्र पढ़ने क्या जरूरत है हमको भाई। तो मैं वीडियो नहीं बनाता, इसीलिए कोर्स नहीं बेच रहा हूं। आपके भविष्य को मैं अपने कोर्स के माध्यम से मजबूत करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। नहीं तो आप लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ना भगवान बुद्ध के शिष्य रहे हैं, पाली भाषा पढ़ाते थे पहले, जरा मरण चक्र से जो है हम लोग ऊपर उठ गए, हम लोग को निर्वाण मिल गया है। अब आइए आगे देखते हैं। आपको ब्रह्मा जी के कहने पर जैसे कहे कि उपदेश दीजिए, तो वैसे ही आपको अगर सफल होना है तो कोर्स पढ़िए। अब देखिए 30 प्रश्न में कौन सा ज्ञान है। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देव ईश्वर को मानता है, अरहत से नीचे मानता है तो अस्तित्व है। अर्धदेव ऐसा कहीं नहीं है, यक्ष। मनुष्य रे मनुष्य नहीं तो किसको उपदेश दीजिएगा। तिर्यक्ष पशु पादप तो होगा ही, जीव और अजीव से मिलकर के जो है ये संसार बना है। कौन भारी सवाल है बताइए। 10,000 लड़के टिक मारेंगे ही मारेंगे, उनसे गलती नहीं होगी, आप ये समझिएगा। अब आइए अगला सवाल। एका आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एका आंदोलन आद्योपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित एवं संगठित था, जबकि बारडोली सत्याग्रह आरंभ में कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त था, केवल अंतिम चरण में कांग्रेस द्वारा समर्थित था। ये तो गुजरात में रहने वाला एक एक बच्चा बता देगा कि बारडोली आंदोलन कांग्रेस समर्थित ही था, क्योंकि सरदार पटेल इसको लीड किए थे और वो कांग्रेस में थे। एका आंदोलन का नेतृत्व अवध के तालुकेदारों द्वारा किया गया था, जबकि बारडोली सत्याग्रह भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन था। जरा ये बताइए तो, टैक्स माफी के लिए था ना, तो भूमिहीन कहां से आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप केवल देखिए ऑथेंटिक किताब पढ़ने पर क्या होता है। बारडोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, यही है, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। यही आंसर। अब मैं आगे आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जब तक आप ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़िएगा। एक बात। दूसरा, क्वेश्चन का लाइन किताब में मिलाना बंद करिए। किताब जब पढ़े थे तो बारडोली आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये आपके पास होना चाहिए। एका आंदोलन का विशेषता क्या था और बारडोली का, अगर वो आपको याद होगा तो आप टिक मार देंगे, और नहीं ब्रह्मा जी लिख करके लाइन दे देंगे तो नहीं कर पाइएगा। तो आप उस स्तर को बढ़ाइए। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरे जिगर के टुकड़े विद्यार्थियों, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको इस सिस्टम ने बर्बाद किया है। मैं आपको बताता हूं, जेन जेड आपके उम्र वाले लड़के जब कॉलेज गए तो प्रोफेसरों ने पढ़ाना बंद कर दिया। आपका कॉलेज से संपर्क टूट गया। पढ़ाई किसको कहते हैं आपको नहीं मालूम। वे प्रोफेसर भी आपके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। उसने आपको गैस दे करके सरकार से जो 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाह लिया, यह हत्या के समान था। आप अगर क्लास गए होते, जिस विषय के थे, वहां अगर वह टीचर एनालिटिकल 3 साल आपको पढ़ाया होता तो आपके अंदर उस प्रकार का विचार होता। आपके दिमाग में डाल दिया कि बस लाइन हो, तुमको याद रहना चाहिए, परीक्षा पास कर जाओगे। वो टीचर दोषी है।
और उसके बाद जब आप इस महासागर में आए तब तो आपको मालूम है कि धूर्तों का भंडार, नटवर लाल आज होता न तो इन टीचरों के सामने नतमस्तक हो जाता कि आप मेरे से भी बड़े नटवर लाल हैं। इन लोगों ने धूर्तता का सीमा पार कर किया है और आपको बर्बाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। गाइड पढ़ लो, पॉइंट वाला दे देते हैं पढ़ लो, तो तुम काहे न अपने समय पढ़े थे जी? जरा उससे पूछिए एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, जो चीज आपको दिखा के डरा रहा है कि पहले 3 स्टेटमेंट, फिर 2 स्टेटमेंट, फिर ये छठा सवाल है, प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध की महाभिनिष्क्रमण। क्लियर दिखता है ध्यान। अब जो है, अब मैं देखिए ये बहुत आसान है। अरे असिकनी चिनाब होता है, पुरुषनी राबी होता है, सबको मालूम है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन देखिए तो क्या ये सवाल भारी है? क्या इस सवाल को 10,000 लड़का नहीं बना पाएगा? निम्नलिखित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बितस्ता, चिनाब गलत है। बितस्ता किनारे जो है लड़ा था पोरस। असिकनी झेलम, पुरुषनी रावी, यायावती ब्यास। सही उत्तर चुन करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप और उसकी उद्भृत मूर्ति कला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ये 1 2 3 के बाद ये वाला तो ट्रेडिशनल सवाल है ना, जो यूपीएससी अब तक पूछा है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, आज अंत तक देखिएगा कि ये कितने सवाल ऐसे पूछे हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित है। अमरावती किसके किनारे है? सबको मालूम है, कृष्णा नदी के। भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान है। अमरावती मूर्ति कला शैली का परवर्ती दक्षिण भारतीय मूर्ति कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3 जो है ये दिए हुए आपको आंसर। आइए देखिए तो क्या इस सवाल को 10,000 विद्यार्थी नहीं बना पाएगा? माने सेनुगुट्टवन किस वंश का था? उदयनजेरल और नेदुंजेलियन नहीं मालूम है लोगों को? प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सेनुगुट्टवन चेर, उदयनजेरल चोल, नेदुंजेलियन पांड्य। कोई भी शिक्षक जो संगम काल को पकड़ेगा ना, ये लिखाइबे करेगा कि कौन किसका संस्थापक है। और नहीं लिखाया है अगर आपका शिक्षक, तो उससे जाके 10 रुपया, 100 रुपया काट लीजिए, बोलिए 100 रुपया लाओ 1 लाख फीस में से, तुमने इसको नहीं पढ़ाया है। अगर ये नहीं पढ़ाया हो तो भारी सवाल में मान लेते हैं। अब आइए जरा बताइए तो इसमें कौन सा भारी है? 3 स्टेटमेंट है, उस पर सवाल है। 1856 में अवध के समामेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तालुकेदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई, किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और किले का अधिकार रखने दिए गए। तालुकेदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 56 के संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया। ब्रिटिश तालुकेदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास किया गया। क्या एक बार आईने के सामने जाके भगवान बुद्ध के जैसा ध्यान मग्न होकर सोचिए तो कि सवाल 10,000 विद्यार्थी बना सकता है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अब ABCD का कोई मतलब नहीं है। ऐसे इसको उठाएं, आपको 2 मिनट में बता दें, यहां रख करके झूठे आपको कहें देखो मैं ही बता रहा हूं। देखे ना जो आता है आपको आंसर कराने वाला, सामने क्या होता है? वो प्रॉम्प्टर बोलते हैं, वो होता है, और उसी में देख देख के बोलता है। अब आइए निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के मूल स्वरूप में निहित थी। ये 3 स्टेटमेंट है। क्या ये सवाल है जो लीक से हटकर है? 19 में 9 गो हो गया, 50% चल रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप अंदाज लगा लीजिए, एग्जैक्ट में आंकड़ा बताऊंगा कि मैंने 50 क्वेश्चन 40 और 50 के बीच तो ऐसा ही है। मेरिट कहाँ जाएगा आप सोच के देखिएगा। अब आइए अगला सवाल, क्या इसमें कोई दम है? ABCD
अब आप कहिए मैं नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, और मैं तो ये कहूंगा कि आपकी गलती नहीं है। आप जिनके ऊपर भरोसा करके 3 लाख रुपया दे करके बैठे थे, उसको नींद नहीं आएगा रात भर कि हम इतना आसान चीज बच्चा को क्यों नहीं पढ़ाए थे। कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? कल्चर में नहीं पढ़ाइएगा संगीत, कल्चर पे तो बड़ी जोर देते हैं, कल्चर कल्चर करके किताब निकालते हैं अलग से, तो फिर ये क्यों नहीं पढ़ाए क्लास में? अब आइए देखिए, तो ये क्या भारी सवाल है। 3 स्टेटमेंट 1 2 3। निम्न में से कौन से जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? गारान ज्वारी ऊर्जा को कम करता है, अलवन जल का संचयन करता है। देखिए 3 स्टेटमेंट है, सवाल वही है, केवल 1 1 2 2 3, केवल 3, सीधी सी बात है। 3 गलत हो जाएगा तो 2 सही है कि नहीं देख लेना है, और 1 गलत हो जाएगा तो 2 सही है कि नहीं देखना है। यानी 2 चीज देखना है कि 1 गलत है और 2 सही है। 1 गलत है, मैं क्या पता करना है कि गलत है, तो यहां आ गए, और सही है तो यहां आ गए। 50% इतने में आ जाएंगे। अब आइए, कहता था ना आदमी एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं। अब ये देखिए, निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। चलिए एगो इनिशियल ज्योग्राफी भी आपको बता देते हैं। एक प्रश्न, इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। अब देखिएगा, जो व्याख्या करने आएगा ना इस पर, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र पे इतना लंबा बोल जाएगा कि जो ढाल के दिशा में नहीं बहता है, जो अगर सामने कुछ ऊंचा आ जाए तो काट के निकल जाएगा। अरे हम क्लास में वो सब पढ़ाए हैं, खुल्लर में भी दिया हुआ है, कोई ऐसा तुम नया नहीं पढ़ा रहे हो। इससे नहीं पकड़ाएगा, किससे पकड़ाएगा वो बताते हैं। यह 3 देशों में से होकर बहती है। तीस्ता बाहर, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, खत्म। ठीक है, अब देखिए इतने में जो सवाल का आंसर निकल जाएगा। इस सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी कोई वितरिका नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, सिंधु का डेल्टा है, जानने नहीं है। अरे सतलज जब जाके सिंधुआ में मिल जाता है तो डेल्टा कहाँ बनावेगा? सहायक नदी कहीं डेल्टा बनाया है? तो होना तो ये दोनों चाहिए था, लेकिन जैसे ही कहा 3 देशों से होकर बहती है तो तीस्ता गया, और डेल्टा नहीं है तो सिंधु ब्रह्मपुत्रा गया। ये कौन भारी सवाल पूछा था? सतलज आंसर हो गया। अब आपको ऐसा डराएगा, सतलज का पानी सिंचाई में उपयोग में होता है, इंदिरा गांधी नहा, अरे हम सब जानता है कि सतलज नदी से निकला है, लेकिन लड़कों को भ्रमित काहे कर रहे हैं? इसमें तो 3 देश में तीस्ता निकलेगा, अब वितरका नहीं है, ब्रह्मपुत्रा सिंधु बाहर निकलेगा सतलज, इसमें जाएगा तो फंस जाएगा। क्यों? सिंचाई के लिए सिंधुओं महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्रों महत्वपूर्ण है, तीनों देश से वो निकलता है, ब्रह्मपुत्रा नहीं निकलता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, तो हो तो गया। चीन, सिंधु, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो ये देख लीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि एक कोई बैंक है, मैं नाम भूल रहा हूं, उसका उदाहरण है, उसका स्लोगन है अच्छे लोग अच्छा बैंक। तो तोमर सर हमेशा इसी लाइन को कहते हैं कि अच्छे लोग अच्छी किताबें। वो सारे लोग जो आपको गाइड दिए थे, वो सब शेर के खाल में छुपे हुए भेड़िए थे। कोई दुशासन था, कोई दुर्योधन था, कोई रावण था, जो आपके पिता के केवल पैसों को दादा भाई नौरोजी जैसा चूस करके अपने बैंक में डाल दिया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किया था, और खुद करोड़पति बन करके आपके ऊपर अट्टहास कर रहा है। क्वेश्चन तो नहीं फंसा जी, जाओ क्या होगा, पहचानिए ऐसे बहरूपियों को आप। अब आइए, इसमें मैं उत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखिए कहता सही नहीं है कह रहा है, यही भाई इतने को पकड़ना है। अब नहीं है तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा मिलाता है। जोड़ लीजिए ना भाई, उत्तराखंड है,
हरियाणा है, नीचे आ जाएंगे मध्य प्रदेश है, बिहार है, मिला लीजिए, इतने वो है। और कोई राज्य नहीं है जो कि ज़्यादा राज्यों के साथ करता होगा। तो आप तो इतना सा अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं, इसमें क्या आंसर बताएं। सभी भारतीय राज्यों में से राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अरे एसएससी की तैयारी करने वाला लड़का याद करता है कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो, और दूसरा एक कोई राज्य अगर सबसे लंबा सीमा है तो वो राजस्थान। देश में बांग्लादेश और राज्य में राजस्थान, कौन भारी बात है। देखिए तो क्या ये 10,000 लड़के नहीं बना पाएंगे इस सवाल को, सोच के देखिए तो। फिर देखिए कितना बेहतरीन है, अगर उत्तर प्रदेश वाला आंसर गलत है तो ये है, यानी जानते हैं हमेशा खोजिए कि या तो एक गलत है दो सही है, या नहीं तो 3 और 2 दोनों सही है। अगर 3 और 2 सही हो गया तो एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर उभारी है छोड़ दीजिए। अब आइए, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए होर्मुज। मैं एक देख रहा था एक टीचर को, ज्योग्राफी का था, मैप नहीं याद होगा ना तो ये सब नहीं होगा। अरे तुमको याद है मैप? मैं उस टीचर से पूछ रहा हूं, तुमको याद है? और तुमको यादें होता तो तुम यहीं होता, तुम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं होता। बदतमीज लोग जो है आ गया है अब इस फील्ड में। अरे सीधा इतना सा हर बच्चा को पता है कि इजिप्ट का रास्ता नहीं है होर्मुज, लाल सागर है। इतना सा सबके दिमागे में रहता है कि यहां है इजिप्ट, ऐसे निकल के आ जाएंगे। इजिप्ट के राइट हैंड में इजराइल है, इजराइल के माथा पे सीरिया है, तो वो क्या करने आएगा होर्मुज में? वो भी वही लाल सागर से जो है निकलेगा, स्वेज नहर के माध्यम से। तो जब इजिप्ट और सीरिया कटिए गया तो बहरीन और कतर जब दिखिए रहा है, दो का पैर है, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये कौन सा तोप तलवार वाला सवाल था? आप जरा गिनिएगा, 15 पहुंच चुके हैं, यानी 50% का रेशियो चल ही रहा है, जिसको 10,000 लड़के आराम से बना देंगे। अब आइए, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, सेम पैटर्न है, देख लीजिए हर बार। पहला गलत है कि पहला सही है? पहला सही है तो दूसरा गलत है क्या? ठीक, नहीं तो जो दूसरा पढ़ के गया है ये निचला। तीसरा सही है, दूसरा गलत है क्या? तो यानी अगर गलत नहीं है तो सही है, इतने में सवाल का आंसर निकलेगा। तो ये देख लीजिए ये सवाल। अब आइए आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में कौन भारी सवाल है, ये बताइए। कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दिसंबर मई में अधिकतम वर्षा होता है, सेम सवाल जो है। अब आइए, निम्न में से कौन से भौगोलिक लक्षण परिघटना भारतीय प्रायद्वीप उपमहाखंड से, सब में देखिए इस बार यही है, केवल 1, 2, 2, 3, केवल 3, यानी हर एक में यही देखना है कि 3 और 2 सही है कि नहीं। 3 और 2 में, ठीक ना, अगर 2 गलत हो गया है तो आगे नहीं बढ़ना, और 3 सही हो गया है, ये साथ में ध्यान रखना है। 3 सही है और 2 गलत हो गया तो यहां है, 3 सही है 2 सही हो गया तो यहां है। 5,000 लड़का को पहला पता है, तो अगर पहला सही है तो दूसरा गिनना है कि सही है कि गलत। देखिए सवाल का सबका पैटर्न देखिए, देखिए तो रिंको स्टाइलिश रेटुसा के बारे में यह एक अधिपाप, देखिए सेम पैटर्न, मतलब एक भी ऑप्शन में आपको नहीं परेशान होने दे रहा है, एकदम पक्का है कि पहला, दूसरा और तीसरा में 2 स्टेटमेंट, 500 लड़का को 5,000 को आता है, आप 5,000 को इधर आता है, एगो भारी है, तो यही है सवाल। अब आइए, आनुवांशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में फिर देख लीजिए 3 स्टेटमेंट, इस बार पैटर्न बदला कि भाई आपको तीनों पता पहले होना चाहिए।
3 में जैसे आप खोजने गए, अगर ए कोई गलत हो गया तो यहीं है, अगर ई गलत हो गया तो यहीं है। अब आइए स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के संबंध में देखिए, ऐसे ही 3 स्टेटमेंट है। देखिए यही 2 ही पैटर्न है। जब 2 का ऑप्शन होता है तो केवल 1 1 2 2 3 केवल 3, और जब 3 ऑप्शन देता है तो केवल 1 2 3 1 2 1 2 3। अब आइए आधुनिक विमान में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स, एकदम आसान 3 है। देख लीजिए फिर वही पैटर्न, यानी 40 के पहले 2 वाला ऑप्शन, 40 के बाद के क्वेश्चनों में 3 वाला ऑप्शन। हरित हाइड्रोजन के संबंध में देखिए फिर वही 3 ऑप्शन, फिर वही 3 सवाल। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको नहीं आता है तो आपके पास अर्जुन का गांडीव नहीं था, यानी मटेरियल आपका कमजोर था। आप तो एकलव्य थे ही, आप कर्ण भी थे, लेकिन आपका सहयोगी भगवान कृष्ण नहीं था, और आपके पास अर्जुन जैसा गांडीव नहीं था, इसलिए आप हार गए। वरना आप तो कर्ण थे, अभिमन्यु थे, और आप एकलव्य भी थे। लेकिन उस 10,000 अर्जुन के बारे में सोच के देखिए कि वो ये सवाल को वेद सकता है कि नहीं वेद सकता है। यही 3, फिर वही 3 ऑप्शन। अब आइए आगे, जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में कौन सा कथन? 3 ऑप्शन, वही 3। थोड़ा समय का भी माने हमको ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए फिर देखिए नेशनल क्वांटम मिशन, ये कौन भारी है? नेशनल क्वांटम मिशन नहीं पढ़िएगा तो आप परीक्षा क्या देने जाइएगा? 2 स्टेटमेंट जो यूपीएससी का अपना बहुत पुराना पैटर्न हुआ करता था। फिर देखिए भारत का डीप ओशन, 3 स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन। फिर आइए संविधान के संदर्भ में 300 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो ये विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। एक संविधान भी बता देते हैं, अब यहां पैटर्न बदला है। अरे भाई 393 आर्टिकल यही तो है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, तो यानी ये गलत। भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो ये विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरसित किया गया है। हाँ, आज के डेट में कोई अनुच्छेद नहीं है। 395 में था, लेकिन उसको हम लोग निरसित कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अब 395 में वो निरसित है। भारत के संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है, अरे 394 में है कि ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे, और शेष सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से। बेयर एक्ट पढ़िए, केशवानंद भारती बोल करके 8 घंटा जो है यूट्यूब में लड़के को परेशान करने से सवाल नहीं सॉल्व होता है, बेयर एक्ट के आर्टिकल से सवाल सॉल्व होता है। अब देख लीजिए क्या आंसर क्या बता रही, यूपीएससी दे ही दिया है ना, एक कथन सही है और क्या है। अब आइए भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 5वीं अनुसूची में जाएंगे, मिलेगा अगर ये लाइन तो ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ के देखिए, ओरिजिनल अनुसूची ये 3 है, देख लीजिए। अब ये वाला आ गया पैटर्न। तीसरा, सदस्य के पूछे जाने वाले प्रश्न अतारांकित, तारांकित, अतारांकित कौन बच्चा नहीं पढ़ता है ये बताइए। फिर देख लीजिए, क्या इसको भारी सवाल में मानेंगे? क्या 10,000 बच्चा इसका जवाब नहीं दे सकता है? अब आइए, संसद में अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति 4 स्टेटमेंट, वही भाषा, वो कमिटी पढ़ते हैं हम लोग, 22 कमिटी है जो पढ़ते हैं। अब आइए, मिशन सुदर्शन चक्र 3 स्टेटमेंट, अब नीचे से कर दिया, ये जो ऊपर रखा था केवल एक यहां हुआ करता था, इसको यहां कर दिया बस। देखिए तो ये आसियान देश का ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कितना बार आया है ये सब क्रॉनिकल में, देख लीजिए सवाल। अब एक नया पैटर्न लाया, केवल 1 होता था तो केवल 2 किया, इधर बदल दिया। अब आइए, रक्षा हार्डवेयर 3 स्टेटमेंट 3 सवाल।
संयुक्त राष्ट्र संगठन का एजेंसी कह रहा है कि किसको 2 बार नोबेल प्राइज, एजेंसी तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब आइए, ये चलिए इसको मॉडरेट मान लेते हैं। अब आइए, ग्राम स्वराज अधिनियम, ये कौन सा भारी सवाल है, 3 स्टेटमेंट 3 सवाल। यूरोपीय संघ का सदस्य कौन है इसमें से, ये तो यूरोपियन यूनियन जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन देखते हैं। अब आइए, ये सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस आंतरिक सुरक्षा मेंस में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? ग्रैंड स्लैम को पढ़ना पड़ता है कि नहीं खेलकूद में? 3 स्टेटमेंट। हरित बॉन्ड कितना बार पढ़िएगा? NBFC जाइए, लाल एंड लाल में एकदम लाइन मिलेगा आपको, 4 स्टेटमेंट है। और ये सवाल, अब बहुआयामी गरीबी, इसमें कौन जो है मैंने ये एलिकरे फोस्टर पद्धति हम ही क्लास में लिखाए हैं, कितना पद्धति था, धीरे धीरे जो है इसको कैसे अपडेट किया, ये हो गया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये है 44 सवाल टोटल, ये सवाल हैं टोटल 44। आप एक बार भगवान बुद्ध के जैसा ध्यान धर के देखिए कि 10,000 लड़का 44 सही कर देगा कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि इतने आसान सवाल में भी मान लीजिए कि 6 सवाल गलत, उस 10,000 बंदे से हो गया, मान लीजिए, तो कहां गया? 36, 38। 6 सवाल गलत होने पर 1/3 यानी 2 गो और गलत हो गया, तो ये हो गया 36। इसका मतलब ये है कि 10,000 बच्चा 36 सवाल तो प्लस माइनस करके सही करेगा ही, ये न्यूनतम होगा। कोई 37 करेगा, कोई 38 करेगा, कोई 39 भी करेगा, लेकिन 10,000 बच्चे का प्लस माइनस करके 36 होगा। अब परीक्षा में जब बॉलर बॉलिंग कर देता है तो कभी देखे हैं कि कोई बैट्समैन कहे कि ना हम तो नहीं खेलेंगे, वो आगे बढ़ के मारिए देता है, कैच आउट हो जाए ना, बोल्ड अलग बात है। तो 10,000 बच्चे के पास ये क्षमता जरूर होगा कि वो एलिमिनेशन प्रोसेस से 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया होगा। 70 से 80 के बीच लोग अटेम्प्ट लेता है। हम कहते हैं कि इस 30 में उसका एलिमिनेशन प्रोसेस बिल्कुल खराब था। उस 10,000 लड़के का 18 प्रश्न वो गलत कर दिया, जबकि इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे नहीं इतना बड़ा है कि ये गलत कर दिया, तो बच्चा आ गया 12 पे, और इस 18 के कारण 6 सवाल और गलत हो गया, 1/3 के कारण। तो कुल जमा पूंजी उस लड़के के पास 42 हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 42 तो प्लस माइनस करके इस रोने वाले सवाल पर भी किया ही होगा, यानी कि 84 मेरिट जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का 5 माइनस अब 5 प्लस कर दीजिए, तो 80 के नीचे जो भी बच्चा है उसको कितना भी कोचिंग वाला बुलाए, आजा बेटा, देखिएगा बार बार बेटा बेटा बोलता है, आप खुदे 32 साल का टीचर होता है, देखिएगा 32 साल का खुद है, पढ़ा रहा है, समझे बेटा ऐसा करोगे, अरे भाई पहले शादी कर लो, 32 साल के हुई हो अभी, बेटा बाद में बोलना। हम लोग 52 साल के टीचर अब जब कहेंगे बेटा किसी को तो वो सही में बेटा होगा। तो 80 से नीचे जो हैं वो बिना रिजल्ट देखे अपने को पीटी पास नहीं मानिएगा।
और मैंने कहा ना कि 5 क्वेश्चन प्लस माइनस, तो 5 क्वेश्चन प्लस माइनस होने का मतलब प्लस भी तो होगा। देखिए हम लोग इसी में कमजोर हैं, ये नहीं कर पाएंगे हमको कहिएगा तो ये जाएगा, रुकिए भाई, यही तो हम लोग जो है नहीं कर पाए, ये जाएगा 90, 84 था ना बीच में, तो 90 प्लस वाला जो बच्चा है वो तो एकदम आज से कोचिंग क्लास वाले को प्रणाम करके कि भाई हम देख लिए, अपने प्रैक्टिस में लग जाइए। 80 से 90 वाले ज्वाइन मत करिए, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और 80 के बाद जो नीचे हैं वो तो पक्का एक बार रिजल्ट देखिए, फिर उस क्या कहते हैं उसको, शिकारी के जाल में फंसिएगा। तो ये रहा आज का मेरिट। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।